अस्सलामुअलैकुम। आज सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं आपके मेजबान मिसबा लगारी। नाजरीन, भारत कश्मीर का मसला जिन हीले बहानों से छुपाता आया है उसका पर्दा खुद पहलगाम ड्रामे ने चाक कर दिया है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार मोदी की चालें आलमी बरादरी पर भी वाजे हो गई हैं और यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर का मसला हल करने की बात की है, जिसे हल किए बिना खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्वेटा में दो टोक अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को कभी अलग नहीं होने देगा और हकीकत भी यही है। अब कश्मीर का मसला दबाना भारत के बस से बाहर हो चुका है। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत ने सिफारती महाज का रास्ता अपनाया, मगर यहां भी हजीमत उसका मुकद्दर बनी। भारत ने 33 मुल्कों के दौरे पर 8 वफूद भेजे हैं। कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर अमेरिका पर उल्टा ट्रंप पर ही बरस पड़े हैं। बोले कि अमेरिकी सदर में दानिशमंदाना सलाहियत ही मौजूद नहीं है। वैसा शायद यही ख्याल उनका मोदी के बारे में भी था, तभी वो अक़वाम मुत्तहिदा से दूर रहे और अमेरिका के काउंसिल खाने के बंद कमरे में बददिली से ब्रीफिंग देकर चले आए। आज सिचुएशन रूम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मारूफ साबिक सिफारतखाने मुत्तहिदा में मंदूब भी रह चुकी हैं और हमारे साथ होंगे मारूफ मेज़बान और तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। सबसे पहले मलिहा लोधी साहिबा, मैं आपसे जो है वो सवाल करना चाहूँगी कि जंग सिफारतकारी की जानिब मुंतकिल हो गई है और अब हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों की जो डिप्लोमेटिक कारकर्दगी है, आप इसको किस तरह देख रही हैं? देखिए, ये तो होना था। जब से बहरान ख़त्म हुआ तो ज़ाहिर है दोनों मुल्कों की कोशिश है कि जो उनका बयानिया है, उनका जो मौक़िफ़ है और जो उनका अकाउंट है कि क्राइसिस कैसे हुआ और किसने क्या किया, वो यही चाहते हैं कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी तक लेके जाएं और यही हो रहा है। जैसे आपने कहा, भारत ने पहले अपने डेलीगेशन का अनाउंसमेंट की, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने की। अभी पाकिस्तान के डेलीगेशन यहाँ से नहीं गया, लेकिन ज़ाहिर है भारत का फोकस मैं समझती हूँ उन मुल्कों पे हैं जो या सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं या वो बनेंगे या वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए इतने ज़्यादा ममालिक को उन्होंने टारगेट किया है। पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही मुख्तसर नंबर ऑफ वेस्टर्न कैपिटल्स भेजा जा रहा है। तो ये तो क्लैश ऑफ नैरेटिव्स तो होगा, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए कि दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक ग्राउंड ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड आफ्टर द क्राइसिस। एक तो जितने झूठ उन्होंने बोले, जाहिर है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हुई, और दूसरा ये कि उनका जो जारहाना रवैया रहा है सीज़ फायर के बाद भी, जाहिर है उसमें देखें इंटरनेशनल अप्रूवल तो उनको नहीं मिलेगी इस किस्म की बातों, और ख़ास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से मैं नहीं समझती कि अगर उनकी तवक्को थी कि कोई उनको डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल सपोर्ट मिले उसको सस्पेंड करने की, तो वो तो नहीं मिली। तो फिर मलिहा साहिबा, हम ये समझें क्या ये बैनुल-अक़वामी तन्हाई के खौफ की अलामत है? मेरा ख्याल है तन्हाई हम बहुत आसानी से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तन्हा कोई मुल्क नहीं होता है। एक तो हमारे बारे में भी पता कितने अरसे से कहा जा रहा था कि हम तन्हा हैं, हम तन्हा हैं। जब भी नई हुकूमत कोई आती है हमारे मुल्क में तो वो कहती है हमने तन्हाई ख़त्म कर दी। पाकिस्तान कभी नहीं तन्हा था। मैं नहीं समझती कि भारत भी तन्हा है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत को सफारती फ्रंट पे बहुत बड़ा सेटबैक का सामना करना पड़ा है और उनकी कोशिश अब डैमेज लिमिटेशन की है, तो हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है, आमिर ज़िया साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी, वफूद भेजने का भारतीय मकसद क्या था और वो इससे क्या हासिल करना चाहता था, आप क्या समझते हैं? अगर मुझे इजाजत है, मैं मलिहा साहिबा क्योंकि मौजूद बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल और कर लूं, बहुत जरूरी है वो कि यकीनन जैसा है कि जी जैसा आपने फरमाया मलिहा साहिबा के ठीक है आइसोलेशन में तो कोई भी मुल्क नहीं होता, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पे कहा जा रहा है कि जी भारत वीकर पोजीशन में है, मान लिया। लेकिन ये आप समझते कि शॉर्ट रन में अगर आप कहते हैं कि मिड टू लॉन्ग रन का अगर आप देखें एनालाइज करें, उसमें भी भारत की यही पोजीशन रहेगी? आपको लगता है कि मतलब है कि जो उसका इकोनॉमिक क्लाउड है और जिस तरह से वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उसमें वो बाउंस बैक कर लेगा
और पाकिस्तान को जो है उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी आने वाले दिनों में। मलिया, ठीक है। मलिया साहिबा, आमिर ज़िया साहब का जो ये सवाल था वो ये था कि जो आप कह रही थी कि तन्हाई में मुल्क जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहता, और ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल करना है वो बड़ा आसान है, तो जो भारत की तन्हाई है वो कितना, क्या लॉन्ग टर्म हम इसको समझें या फिर शॉर्ट टर्म समझें? नहीं, देखिए, नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा था मैंने बहुत, किया था, मैंने बिल्कुल ये कहा ही नहीं है। मैंने मैंने भी ये इस कहा बात था कि जी जी मलिया साहिबा, आप बोलिए। मैंने ये कहा था कि ये बहुत आसान होता है ये कहना, जी जी। चाहे वो अपने हरीफ के बारे में ही, कि वो तनहा हो गया है। तनहा कोई नहीं होता है, सेटबैक्स होते हैं जो आर्जी होते हैं ठीक है। अमूमन। जैसे मैंने उस वक्त भी समझाया, भारत को बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक मिला है, लेकिन जाहिर है भारत अब कोशिश तो करेगा ना टू रीगेन डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल ग्राउंड, और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा बयानिया है और हमारा नैरेटिव है वो दुनिया उसको माने और उसको इंडोर्स करे। ठीक है। मलिया साहिबा, अपने मुखालिफ जो हैं वो शशि थरूर को भेजकर मोदी और जयशंकर क्यों भारत में बैठे रहे? कि नताइज का डर था या फिर इलेक्शन हारने का खौफ है उनको? मैं नहीं समझती कि उनकी जो डेलीगेशन थी उसमें वो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा भेजना चाह रहे थे। उन्होंने एक ऑपोजिशन मेंबर को सिलेक्ट किया। अब उन्होंने क्यों किया वो तो सिर्फ वही जानते हैं, मुझे तो मालूम नहीं कि उनके जहन में क्या था। लेकिन ये कोई गवर्नमेंट डेलीगेशन तो नहीं थी ना, ये डेलीगेशन थी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और रूलिंग पार्टी के भी लोग थे। लेकिन जाहिर है फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं उन्होंने भेजा, फॉरेन मिनिस्टर तो 33 मुल्कों में नहीं जा सकता। अच्छा मलिया साहिबा, सवाल ये भी पैदा होता है कि इंडिया जो है वो आलमी सिफारती मुहिम से हासिल क्या करना चाहता है? अगर भारत के अंदर भी हम नज़र डालें तो उनके पार्लियामेंट में जैसे बहुत सारे उनके अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने सवाल किया है, और मोदी जो हैं वो उनका जवाब ही ना दे सके, तो फिर आलमी सतह पर क्या वाजे करना चाहता है भारत? देखिए, दोनों फ्रंट्स पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी, नेशनल फ्रंट पे भी और बैरूनी सतह पर भी, मैं समझती हूँ कि भारत इस वक्त डैमेज लिमिटेशन एफर्ट में मुब्तला है। उसकी कोशिश ये है कि जो डैमेज हुआ है उसकी रेपुटेशन को, उसकी स्टैंडिंग को, वो चाहते हैं कि किसी तरह से उसको करेक्ट किया जाए। तो दोनों जगह उनके जो एम है वो एक ही है, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनको वाकई बहुत ही बड़ा सेटबैक हुआ है दोनों मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे। ठीक है। आमिर साहब, आर्मी चीफ ने क्वेटा में इंडिया पर वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि कश्मीर फ्रंट पर हमारी कोशिश जो कदरे सुस्त हो गई थी वो अब तेज हो चुकी है? देखिए, पाकिस्तान ने अगर देखा जाए तो किसी भी हमारी हुकूमत ने ये नहीं किया कि कश्मीर को बैक बर्नर पे रखा, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी दाखिली मुश्किलात इतनी रही हैं तो गालिबन वो फोकस जो था वो नहीं हो पाया, नहीं हो पा रहा था। और खुसूसन देखते हैं कि जब भारत ने 2019 के बाद अगर 2019 में जो इक़दाम किए तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी जो कहते हैं ना कि बे मिनिमम हम डिप्लोमेटिक एफर्ट कर सकते थे कि हमने डिप्लोमेसी को डाउनग्रेड कर दिया, माशी ताल्लुकात को डाउनग्रेड रोक दी हमने, वो सब कुछ किया। और ये एक तसलसल है कि जो मेरे ख्याल में हर हमारी हुकूमत ने, हमारी हर फौजी क़यादत ने इस बात का इरादा किया कि कश्मीर के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, लेकिन हमारी दाखिली मुश्किलात की वजह से गालिबन हम उस इशू को उस तरह से जो है हाईलाइट नहीं कर सके, और जिसकी अब जरूरत है। और अब क्योंकि भारत की कुछ हिमाकतों से कुछ हमारा भी एक वो है उसके अंदर के जो डिटर्मिनेशन है, उसकी वजह से कश्मीर का इशू जो है दोबारा से इंटरनेशनलाइज हो चुका है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस इशू को जो है मतलब है कि अपना बयानिया जो है वो दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करे, नंबर एक। दूसरा, हमें ये समझना होगा कि भारत का जो वो कहते हैं कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ता है, हमारे सामने चैलेंज होगा कि उसको कैसे काउंटर करें। ये बहुत हमारे लिए अहम है, और ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि जी टोक अंदाज में। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं कि भारत से लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, भारत तैयार नहीं है, भारत सिर्फ दहशतगर्दी पे करना चाहता है। बिल्कुल आमिर साहब, सवाल ये भी बनता है कि कश्मीर का जो इशू है वो दुनिया में हमने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन मलिया साहिबा आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि मजीद इस कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए पाकिस्तान को मजीद क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, हाईलाइट की बात नहीं है ना, ये कोई प्रोजेक्शन का इशू तो नहीं है ना, ये तो एक पॉलिसी का इशू है, स्ट्रैटेजी का इशू है। तो ये कहना कि हाईलाइट हो गया और इंटरनेशनलाइज हो गया, क्या इससे ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। वो तो एक स्ट्रैटेजी के तहत
जिसमें कि तसलसल रहे और जो इफ़ेक्टिव हो, और उसका मकसद क्या हो कि आप इंक्रीज करें जो कॉस्ट्स हैं भारत के लिए बाय इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जब तक पाकिस्तान उस तरह का दबाव नहीं डाल सकता, तब तक ये सिर्फ कहना कि जी इंटरनेशनलाइज हो गया और फिर उसको बहुत ही बड़ा हम मार्का समझे, तो मैं समझती हूँ नाकाफी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कश्मीर वाकई वापस आया इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में इस बहरान के बाद, इस बहरान के दौरान ऑल्सो। लेकिन अब उसको लेवरेज कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान अडॉप्ट करता है, और मैं समझती हूँ कि वक्त अब आ गया है कि हमारे वजीर आजम को भी थोड़ा सा तवज्जो पॉलिसी पे देनी चाहिए। वो विजिट्स वगैरह पे तो निकल जाते हैं, लेकिन ज़रा घर पे भी बैठ के सोच विचार करनी चाहिए। पाकिस्तान नीड्स अ न्यू स्ट्रेटजी ऑन जम्मू एंड कश्मीर। वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस माहौल में, जो कि आप कह सकते हैं एक किस्म का नया माहौल बन गया है। वो तो फिर देखें, ये पॉलिसी मेकर्स का तो यही काम होता है। बिल्कुल। आमिर साहब, जनरल साहिर शमशाद साहब ने कहा है कि जंग सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगी। ये कितनी तशवीशनाक बात है, और क्या इसमें जौहरी जंग के खतरात भी मौजूद हैं? कि जो उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया सिंगापुर में गुज़िश्ता रोज, उसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि कहते हैं वो मिसकैलकुलेशन हो सकती है, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो सकती है अगर आइंदा कभी इस तरह का बुरान हुआ। उन्होंने ये कहा था कि इस मरतबा कोई न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बात नहीं हुई थी, लेकिन आइंदा इस बात का खदशा है। दूसरी बात ये कही थी कि जी जो LOC के हवाले से है कि हमेशा पहले जो पाक भारत तनाज़ा हुआ करता था, जब कशीदगी होती थी तो ज़्यादातर LOC तक महदूद रख के रहती थी। अब हुआ ये कि भारत के जो बिलिजरेंस है उसकी वजह से आप देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर तक वो फैल गई है। तो इस मरतबा अगली मरतबा कोई कन्फ्रंटेशन होती है, जैसे इस मरतबा भी आपने देखा, तो फिर होल ऑफ पाकिस्तान और होल ऑफ इंडिया की बात होगी। जाहिर है कि वो जो न्यूक्लियर ताकतों में जब भी ऐसी बात होती है तो बड़ी खतरनाक होती है। एक बात जो भी मलिया साहबा ने फरमाया, बिल्कुल उनका वो है कि जी स्ट्रेटेजिक हमें पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। जो मेरी बात उस वक्त नामुकम्मल रह गई थी कि जब भारत जो कहता है कि हम सिर्फ दहशतगर्दी पे गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान ने ये कहा है, अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स आए वो 4 चीजों पे बात करने की बात करते हैं। वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बात करेंगे, कश्मीर पे भी बात करेंगे, दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे, और ताज्जुब की बात है कि तिजारत पे भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कहते हैं ना कि घोड़ा आगे बांधने वाली बात है, उससे गाड़ी से आगे आप बांधने वाली बात कर रहे हैं। बहुत ही कबल वक्त है ये बातें। और हुआ ये कि इंडिया ने इस तमाम कन्फ्रंटेशन में उसने अपनी रेड लाइंस को ज्यादा पुश किया है। तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, और ये जाहिर है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि हम क्या अनकंडीशनल हम उनके साथ टॉक्स में जाएंगे, हम किस लेवल पे बात करेंगे। तो ये तमाम चीजें बहुत ही वो है। मलिया साहिबा, आप इस पर क्या कमेंट देंगी? क्या हमें किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को करनी चाहिए कश्मीर के मामले पर? मेरा तो ख्याल है इसके कोई आसार नहीं है। फिलहाल तो हमारा फोकस जाहिर है डी एस्केलेशन पे है। जैसे कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी कहा कि इस वक्त एक सिलसिला या प्रोसेस चल रहा है ऑफ ड्रॉ डाउन ऑफ ट्रूप्स, डी एस्केलेशन, फिर एक माहौल बनना पड़ेगा। लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पे हमें ज़रूरत है कि हम अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इंटेंसिफाई करें कश्मीर के हवाले से। लेकिन देखिए, उसके लिए भी मैं फिर से ये दोहराऊंगी बात, पहले तो आप एक स्ट्रैटेजी को तश्कील दें, एक स्ट्रैटेजी क्राफ्ट करें, उसके बाद ही फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस सिर्फ कश्मीर का नाम लेना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। तो उस हवाले से जब तक मैंने जैसे कहा ऐसा दबाव नहीं पड़ेगा भारत पे, तो कोई ज़मीनी हक़ाइक़ पे तब्दीली आने की तवक्को हम नहीं रख सकते। बिल्कुल, हमें जो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान है उसे मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मलिया साहिबा मौजूद थी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बेहद शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। पाकिस्तान को आज एक और जीत नसीब हुई है और वो है सच की जीत। दुश्मन ने 20 रोज मुसलसल इनकार के बाद बिलाखिर एतराफ कर ही लिया है कि जंग में इसके तैयारे तबाह हुए हैं। हिंदुस्तानी डिफेंस चीफ अनिल चौहान ने नुकसान का एतराफ सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए कहा है और उन्होंने कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने हमारे कई तैयारे जो हैं वो मार गिराए। आमिर साहब, क्या कॉमेंट देंगे आप ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सियासत पर? आप देखिए, एक बात तो ये कि हमें पता था कि हम हकायक बयान कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मतलब है कि ठीक है, अब भारत ने तस्लीम कर लिया, अच्छी बात हो गई है। लेकिन हमें एक बात ये कहनी चाहिए, जो समझने की बात है कि जो पाकिस्तान को कामयाबियां मिली हैं और उसको जारी कैसे रखना है। और सो जो हमारे सामने चैलेंज है वो ये है कि खतरा टला नहीं है। भारत जो है बहुत ज्यादा झुलाया हुआ है, बेशक जो है इस वक्त ट्रूप्स का ड्रॉ डाउन हो रहा है, बेशक इस वक्त, लेकिन उन्होंने इस सीज फायर को कबूल नहीं किया है। तो उनकी तरफ से दो तरह के उसके इम्कानात हैं, मतलब जारियत के। एक तो वो बरह रास्त जारियत कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दोयम ये कि वो बिलावास्ता जारियत कर सकते हैं दहशतगर्दी की सूरत में। आपने देखा है कि हमारे सूबे बलूचिस्तान के अंदर हुआ, केपी के अंदर हुआ, तो वहां पर क्योंकि पहले से कंट्रडिक्शन तजादात मौजूद हैं, तो उसका दुश्मन जो है फायदा उठा सकता है। अभी जारियत वो कर चुका है हमारे खिलाफ। फिर हमें ये समझना चाहिए कि भारत का जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि जी वो डिप्लोमेटिक तौर पे आइसोलेट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। भारत का बड़ा क्लाउड है और वो यकीनन उस क्लाउड को इस्तेमाल करेगा। और वो हत्ता कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो हमारे अरब ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, उसके अंदर भी उसकी इंग्रेस बनी हुई है। तो पाकिस्तान को दुगनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। हमें कभी भी मुखालिफ को हल्का नहीं लेना चाहिए और कहते हैं दौरान जंग जो है कभी फतह का ऐलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की 4 रोजा झड़प थी। ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं था, यकीनन मार्का था, लेकिन ऐसी कोई जंग नहीं थी। यानी कि 1965 की जंग नहीं थी ये, ठीक है ना। या कोई ऐसा नहीं था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है कि जी बरस तक लड़ रहे हैं। यूक्रेन रूस की लड़ाई देखें आप, जारी है 3-3.5 साल से ना। तो हमको उसी पर्सपेक्टिव में उस चीज को रखना चाहिए, तवाजुन के साथ। ठीक है, हमने कामयाबियां हासिल की, माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हमारी आर्म फोर्सेस ने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई फैसला कुन चीज हो गई है, बिल्कुल फैसला कुछ नहीं हुआ। और स्ट्रेटेजिक तौर पे जो मैं मलिया साहिबा से बात नहीं कर सका था, स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत ने जो है उसका जो यूनिलैटरलिज्म है, बिल्कुल उसकी वजह से अगर आप देखें तो उन्होंने चीजों को, रेड लाइंस को अपनी पुश किया है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया। उन्होंने जनाब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी है। जब भी निगोशिएशंस होंगे तो 2 पत्ते जेब में डाल के बैठ के उनसे बात बिल्कुल। आमिर साहब फिजाई दफाई के माहिर हैं, एयर कोमोडोर रिटायर खालिद महमूद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, हमें तो ये तक मालूम था कि इंडिया का कौन सा पायलट किसी अस्पताल में जेले राज है। ये इंडिया के लिए जंगी शिकस्त के बाद बयानिए की कितनी बड़ी शिकस्त है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी चिश्ती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आमिर साहब, आपसे मैं इस बात का जो है वो सवाल का जवाब लेना चाहूँगी कि मुस्तकबिल की जो जंगें हैं माजी के मुकाबले में ज़्यादा तबाहकुन होंगी। आप क्या समझते हैं कि ड्रोन्स और मसनूई ज़हानत इस्तेमाल होगी? क्या नक्शा देखते हैं और हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए मज़ीद? देखिए, 21वीं सदी की जंग जो है वो 20वीं सदी जैसी नहीं होगी, तो बड़े सामने की बात है। और उसका पहला जो लोगों ने तजर्बा देखा, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने, वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देखा कि जहां पर जो मैदान जंग था वो शीशे की तरह वाज़ेह था। यानी कि पहले जो छुपी हुई चीजें हुआ करती थी बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से दोनों दुश्मन एक दूसरे को देख पा रहे थे कि कौन कहां पर है। अब उसके अंदर जो है पाकिस्तान ने साउथ एशिया में अगर आप देखें, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है सबसे बड़ा एक फजा की जो मोबिलाइजेशन हुई वो इस 4 रोजा जंग में हमने देखने में आई। उसमें हम देख रहे हैं कि जी गालिबन आने वाली जंग के अंदर फजाइया का किरदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अनमैन्ड जो ड्रोन्स हैं उनका जो है बहुत आपको बढ़ता हुआ किरदार। और जो जदीद, वो पहले होता था कि मास बिल्डअप के जितनी ज्यादा ट्रूप्स आप लगा रहे हो, फौजियों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकता है कि फौजियों की तादाद ना हो, फौजियों की तादाद कम हो, लेकिन वो जीतेगा जो टेक्नोलॉजी में अच्छा होगा। अब चाइना जो हमारा दोस्त मुल्क है वो तो जमीनी लड़ाई के लिए भी रोबोट्स को लेकर आ रहा है। रोबोट्स कुत्ते हैं उनके पास, तो वो कौम जीतेगी जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी। तो ये जरूरत नहीं होगी कि आपके पास फौज का साइज 10 लाख है, 15 लाख है। एक लीन एफिशिएंट फौज हो और मतलब आर्म फोर्सेस हो हमारी, उसके साथ साथ अवाम की उसको मुकम्मल हिमायत हासिल हो, उसके अंदर जो है सियासी मुल्क में इस्तेकाम हो। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए कोई भी जंग जो होती है
वो मीशत पे लड़ी जाती है। Exactly. जब एक जहाज फजा में होते हैं तो उसके लिए तेल दरकार होता है, गोला बारूद जब चल रहा होता है उसके लिए मतलब है आपको पैसे चाहिए होते हैं, फौजियों को खाना अगर आपको देना है, कहते हैं कि एम्प्टी स्टमक पे कोई लड़ाई नहीं हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए टेक्नोलॉजी मीशत का का दौर है, जिस तरह मजबूत आमिर होना साहब बहुत आपने भी जरूरी जो है वो अर्ज किया, तो अब हम समझें कि क्या दिफाई बजट में इजाफा इस जानिब जो है वो तवज्जो देगा? देखिए दिफाई बजट में इजाफा नागुज़ीर है, लेकिन मुझे परवेज मुशर्रफ साहब का, साबिक सदर हमारे बड़े हरदिल अजीज थे, कि उनका एक जुमला मुझे बड़ा याद, उन्होंने कहा था कि जब आपकी मईशत का जीडीपी का साइज बड़ा होगा तो आपका बजट भी बड़ा हो सकता है फौज का। बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी हमारा जीडीपी का साइज जो है उसमें से हम उस साइज में से हम फौज का हिस्सा बड़ा करेंगे, जो कि इस वक्त जरूरत पड़ी है हमें और हमें करना पड़ेगा। लेकिन सोचना ये है कि अगर हम अपने जीडीपी का साइज बड़ा कर ले, हमारी मईशत ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रही हो, तो फिर हमें इस खर्चे को हम दुगना तिगना कर सकते हैं। बिल्कुल इस वक्त जरूरत इस बात की, लेकिन क्योंकि देखिए भारत हमारे मुकाबले में 10 गुना ज्यादा जो है बजट है उसका, हमारा तो बहुत कम है। और कमाल की बात है कि हमारी वो फौज जिसको कम पैसे मिलते हैं उसके बावजूद वो उसमें फलाई प्रोजेक्ट भी चलाती है, तनख्वाहें भी देती है, बिल्कुल। आमिर साहब, चिश्ती साहब से हमारी जो है वो दोबारा उनसे कांटेक्ट हो गया है। खालिद साहब, हमें तो यही तक मालूम था कि इंडिया का जो कौन सा पायलट है किस अस्पताल में जेर इलाज है, क्या इंडिया के लिए जंगी शिकस्त के बाद बयानिए की कितनी बड़ी शिकस्त है, आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया मिसबा आपका, आपके चैनल का। और देखिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि बयानिया का ऑब्वियसली ये सारा आजकल परसेप्शन सारा कुछ मैटर करती है। इतना ज्यादा उन्होंने ऑफेंसिवली डिनाई किया। अब उनके हिंदुस्तान के खुद ही बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जी हमारे 5 जहाज लूज हुए हैं। और आज मैं सुन रहा था इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, वो कह रहे हैं कि जी नंबर मैटर ही नहीं करते, कितना नुकसान हुआ है, हमने सीखा कितना है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो ये इतने दिन हो गए, आज इतने दिन गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान क्लियर कट आपके सामने देखा है। अगर उनके पास डिनाइल था तो वो सबूत पेश करते, नहीं तो कम से कम एक स्टेटमेंट जारी करते। तो ये सिर्फ एक ह्यूमिलिएशन एम्बैरेसमेंट है। और सिर्फ जैसे हमने पहले भी कई दफा बात की है कि राफेल कंपनी इस वक्त तकरीबन 290 जहाज दुनिया में राफेल उड़ रहे हैं, जिसमें से 220 के करीब जो है वो फ्रांस खुद उड़ा रहा है। पूरी दुनिया में स्प्रेड है, हिंदुस्तान के पास है, इजिप्ट है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, बहुत सारे मुल्क, इंडोनेशिया है जिनके पास, और कतर है। तो आज तक मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 2001 में सबसे पहले फ्रांस की नेवी ने जहाज लिया था, और आज तकरीबन 24 साल हो गए इस जहाज को ऑपरेशन स्टेटस पे गए हुए, अपग्रेड भी होता रहा बीच में। पूरे पिछले 24 साल में आज तक 9 जहाज क्रैश हुए हैं पूरे, माइनस ये हिंदुस्तान का एपिसोड निकाल दें, तो जिसका मतलब है कि 3 सालों बाद एवरेज उनका एक जहाज गिरा है, 3 सालों बाद एक जहाज, और यहाँ 1 घंटे में 3 जहाज गिर गए हैं। तो आप कंपैरिजन करें क्या ह्यूमिलिएशन है, और ऑब्वियसली कहाँ तक उनको एम्बैरेसमेंट हो रही है। और इसीलिए आपने नोट किया होगा वो एक्सेस नहीं दे रहे अपने राफेल के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दे रहे, और जो कि मॉरली एथिकली हर कंपनी को देना होता है। अगर एक फ्लाइंग एक्सीडेंट होता है, आपने नोट किया होगा एयरलाइनर से जब क्रैश होता है बोइंग वगैरह का या एयरबस का, तो सबसे पहले वो पहुंच जाती है टीम, उस कंपनी की पहुंच जाती है टू फाइंड आउट कि ह्यूमन एलिमेंट था। खालिद साहब, अब इंडिया चैन से तो नहीं बैठेगा और भी जदीद तैयारों और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, अब हमें क्या करना होगा? देखिए हमें तो वो एज बरकरार रखना है, जैसे आमिर साहब कह रहे थे, ये कंटिन्यूस एक एफर्ट है। हम स्लीप ओवर नहीं कर सकते इसके ऊपर, और इस पर रिलैक्स नहीं फील कर सकते कि हमने एक दफा मात दे दी है, सबक सिखा दिया है और यही चीजें रुक जाती हैं। ये ऑनगोइंग लेडर ऑफ प्रोग्रेस है, मॉडर्नाइजेशन है, और ये एक कंटिन्यूड कमिटमेंट है। इसके अंदर टाइम बार नहीं होती है कि पाक फिजाइया ने ये लेवल हासिल कर लिया है तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं या कुछ साल ब्रेक कर लेते हैं। आपने नोट किया है कि इतनी मार पड़ने के बाद अब हिंदुस्तान कह रहा है जी हम एक्मा बनाएंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट बनाएंगे। वो अपने लोगों को कुछ ना कुछ तसल्ली देना चाहते हैं। जब उन्होंने 2019 में कहा था कि राफेल होते, अब राफेल आ गए, तो अब क्या कहें, तो उन्होंने अब नए नए एक इश्यूज कह लें या नई नई एक्सपेक्टेशन, नई नई विश लिस्ट शुरू कर दी है। तो हम तो रियल सेंस में कॉम्बैट रेडी रहे भी हैं, और हमें कटिंग एज रखना है इसी तरह को, लीन एंड एफिशिएंट, जैसे अभी पहले आमिर साहब बात कर रहे थे। अभी हम जाहिर अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी एयरफोर्स और नंबर वाइज हम मुकाबला कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा एक कटिंग एज ही रखेंगे, और ये हिंदुस्तान को अब समझ आना शुरू हो गई है, इतने जहाज लूज करने के बाद इस नंबर से आगे भी कुछ गेम होती है, इंटीग्रेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, पूरी टीम की एक किल पिक्चर होती है। जैसे फुटबॉल की टीम में गोल सिर्फ एक शख्स करता है, लेकिन पूरी टीम। लेकिन खालिद साहब, ड्रोन्स की जंग ने हथियारों की जो नई दौड़ है उसका नकारा बजा दिया है, और ड्रोन सस्ते और इंतहाई मौसर टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए ये तो बहुत नई एक डायमेंशन आई है जिसका पाक फिजाइया ने बहुत वक्त पर इतराक कर लिया था।
और हिंदुस्तान के मैं बहुत सारे कमेंटेटर, खासतौर पर जल बख्शी और ये उनको बड़े गुस्से में देख रहा हूँ काफी अर्से से, वो अपनी एयरफोर्स को ये बुरा भला कह रहे थे कि जब पाक फिजाइया इन वेपन्स की मॉडर्नाइजेशन कर रही थी तो हमारी एयरफोर्स क्यों सो रही थी, उन्होंने ये ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्यों नहीं इंडक्ट किए। हमारा बहुत एज हो चुका है, और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि पाक फिजाइया ने ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल अभी नहीं डिप्लॉय किया। हम कई महीनों से, जब से ये इंडक्ट हुए हैं, हम टेररिज्म के अगेंस्ट ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं केपी के और बलूचिस्तान में। पाक फिजाइया एक्टिव रहती है, तो हमारी एक वॉर रेडीनेस उसमें भी कंट्रीब्यूशन हो चुकी थी, क्योंकि रियल टाइम हम एनिमी को ऑलरेडी सर्च, ट्रेस और ऑब्वियसली मॉनिटर कर रहे थे थ्रू आउट, और इवन टारगेट कर रहे थे केसेस टू केसेस। तो ये एक, जैसे मैंने किया, ये कंटिन्यूस एक एफर्ट है। इसके ऊपर कोई स्टेज ऐसी नहीं आ सकती जिसपे आप सिक्योर फील करें और अपने आप को छोड़ दें। आपने टेक्नोलॉजिकल एज भी रखना होता है, ट्रेनिंग का भी रखना होता है, इंटीग्रेशन का भी सब ज्यादा रखना होता है, और ऑब्वियसली अब डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं रही। अब एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, साइबर कमांड का आपने इफेक्टिव मुजाहरा देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए यहाँ पे। आमिर साहब, ये बताइएगा कि साइबर हमले, कीबोर्ड वॉरियर्स और प्रॉक्सीज भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप? जैसे अभी हमारे चिश्ती साहब फरमा रहे थे, और बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब है कि अब तो पूरे जंग का वो बदल गया है ना, और उसमें टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान ने जो अभी तक मेंटेन किया वो है कि कटिंग एज। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो हमें सोचना पड़ेगा कि ये जंग का मामला जो होता है ये सस्ता मामला नहीं होता। आपको बड़ी मजबूत मीशत चाहिए कि हमने जो एक एडवांटेज रखा है उसको बरकरार रखें, क्योंकि भारत के पास ज़ाहिर है कि ज्यादा पैसे हैं खर्च करने को, उनका दिफाई बजट हमसे बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे उसको मैच करने का। तो बात ये कि हमें उस जिंगोइज्म से बाहर आना होगा कि जहां पर हम कहें कि जी फतह फतह, मतलब हमें उस फतह को या उस कामयाबी को कॉन्टेक्स्ट में रखना है, उसको ना बहुत बढ़ाना है ना बहुत कम करना है। कि 4 रोजा लड़ाई थी, यकीनन पाकिस्तान ने भारत को एक दंदान चिकन जवाब दिया, लेकिन दुश्मन ऐसा नहीं हुआ कि वो खत्म हो गया, वो दोबारा पलट सकता है, पलटेगा, हमें ये पता होना चाहिए। और उसके अंदर जाहिर है उसमें फिर एक, अब जो नेशनल सिक्योरिटी है, लड़ाई जो होती है वो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। उस नेशनल सिक्योरिटी में जहां फौज एक उसका एस्पेक्ट है, डिफेंस उसका एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट उसका डिप्लोमेसी है, तीसरा उसका मैशत है, चौथा उसकी अपनी इंटरनल हार्मनी है, मीडिया है। तो ये पूरी एक नेशनल एफर्ट होगा जिसको हमें लेकर चलना होगा, और हर आदमी को अपने अपने महाज पे काम करना होगा। और हमें अभी जो अपनी कमजोरियां हैं, जो मेरे ख्याल में तस्करा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, उसको दूर करना है हमें, ताकि भारत हमारे अंदरूनी तदादात का फायदा ना उठा सके। जैसे कि वो अभी दहशतगर्दी करके उठा रहा है, तो हमें अपने घर को साफ करना होगा, मजबूत बनाना होगा। सफाई का मतलब ये नहीं होगा कि हम जूते लेके पड़ जाएं दूसरों के ऊपर, मतलब ये होगा कि कंसेंसस बिल्डिंग करनी होगी, साथ मिलाना होगा, ताकि हम दुश्मन का मुकाबला मुत्तहद कौम के तौर पे कर सकें। बिल्कुल। चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि एयरफोर्स अब क्या तैयारियां करेगी, हमारा एज जो है वो सबसे ज्यादा किन चीजों पर होना चाहिए और होगा? देखिए, जिन एरियाज में पाक फिजाइया ने अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है और एज हासिल किया है, इन्हीं को फर्दर बूस्ट करना पड़ेगा। ये सारी टेक्नोलॉजी जिस कंप्यूटर की तरह होती है कि जैसे कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, इनकी ऑटोमेशन, इनके सॉफ्टवेयर, इनमें नई नई जिद्दत आ जाती है, उसी तरह इन सॉफ्टवेयर की भी काउंटर वर्सेस काउंटर निकलता रहता है। तो ऑब्वियसली अभी आपने नोट किया होगा, पाक फिजाइया ने जितनी एज ली थी वो उन टेक्नोलॉजिकल एजेस की ली थी जहां जहां हमने हिंदुस्तान से पहले से लीड लेकर ना सिर्फ उनको इंडक्ट किया था, ऑपरेशनलाइज किया था, बल्कि मास्टर किया हुआ था। तो ये एक, जैसे मैंने अर्ज किया, ये कंटिन्यूस है। पाक फिजाइया ने जिन एरियाज को किया हुआ है, तो खालिद साहब, कोलैबोरेशन चाइना के साथ अब बढ़ता हुआ देख रहे हैं, मतलब मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, क्योंकि चाइना को ना सिर्फ हम पर ट्रस्ट फर्दर बूस्ट हुआ है, जो पहले ही बहुत ज्यादा था, बल्कि पाकिस्तानी भी जो ऑफिशियल्स हैं, खासतौर पर पाक फिजाइया का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, जो हमने रीपे किया है। उनके वेपन को हमने टेस्ट किया है, उनके मिसाइल्स को कंफर्म किया है, वॉर टेस्ट किया है, कॉम्बैट रेडीनेस हमने दिखाई है कि आपका जो वेपन है, और ये आज की नहीं है। 1966 में हमने पहला जहाज F6 लिया था उनसे, जंग के 1965 वॉर के फौरन बाद, और वो बिल्कुल रूडिमेंट्री जहाज था। मैंने 1000 घंटे उस जहाज पर फ्लाइंग की हुई है, तो मैं बता सकता हूँ कि पाक फिजाइया ने 100 से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन सजेस्ट की थी उस वक्त चाइनीज को कि आप इसको वेस्टर्न, क्योंकि हमारे पास मिराज थे उस वक्त, बाद में F-16 भी ऐड हो गए, तो हमने उसकी रोशनी में बड़ी कंफर्मेशन की उनसे और कहा कि ये कन्फर्म करें वेस्ट के जहाजों को और अमेरिकन जहाजों को, जिससे जाहिर है चाइनीज को बड़ी हमने हेल्प की। तो हम दोनों तरफ रेसिप्रोकेशन, हमारा रिश्ता ये बहुत पुराना रहा है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फैसिलिटीज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर चुके हैं बहुत ज्यादा। JF-17 थंडर बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये एक ऑनगोइंग चीज है, और जो डायमेंशन इस वक्त एड्रेस हो चुके हैं, ड्रोन है, लॉइटरिंग मिशन है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, एवैक्स हैं,
स्पेस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, साइबर कमांड है, जी ये ऑलरेडी पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने इस वक्त और तमाम जो इस वक्त उनकी फ्लीट है जी। बहुत ज्यादा माशाल्लाह महारत हासिल कर ली हुई है। इसको ही फर्दर बूस्ट करने की जरूरत है कि इसमें कोई कमी ना बिल्कुल, आने इसको दें। फर्दर बूस्ट करने की जरूरत है। आमिर साहब, दिफाई बजट बढ़ाने की बातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि दिफाई बजट तो बढ़ जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब बाकी जो हमारे अखराजात हैं उसे कम किस तरह किया जाएगा? देखिए, दिफाई बजट बढ़ना जो है इस वक्त नागुज़ीर है। हमारी यकीनन मईशत की हालत दिगरगू है, लेकिन जब आपकी कौमी सलामती की बात आ जाती तो उस पर आप कोई समझौता नहीं कर सकते। हमें समझना ये होगा कि एक तो अवाम पे बोझ नहीं डालना, ये ना हो कि मतलब है कि जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है जो पहले ही बहुत टैक्स देता है उसी का गर्दन दबाएं, या सैलरीड क्लास का। हमें हुकूमत को जो है अपने शाहाना खर्चों में कमी करनी होगी। हमारे यहाँ किफायत शारी एजेंडे पे नहीं है। क्यों नहीं है, ये एक सवाल है। हमारे यहाँ पीएचडीपी के ऊपर और सूबों को जिस तरह से मतलब एक्सेस उनके पास फंड्स पड़े हुए हैं, हमें सोचना होगा कि उनको सही इस्तेमाल करें, और जहाँ पे हमें मतलब है कि वो खर्चे कम करने हैं, कटौतियाँ करनी है, वो कटौती करें, क्योंकि किफायत शारी जरूरी है और फंड्स का मुनासिब इस्तेमाल जरूरी है। हमारे यहाँ सड़क नहीं बनती लेकिन वो बजट में होती है। हमारे यहाँ बेअंदाजा करप्शन है, अब कोई तस्लीम करे ना करे। हमारे यहाँ रिफॉर्म्स नहीं होते। हमारे यहाँ 18वीं तरमीम हो गई है, लेकिन वही वजारतें सूबे में भी है और वही वजारत जो है उसमें फेडरल गवर्नमेंट में भी है। जब तक आप गवर्नमेंट का साइज नहीं कम करेंगे, अब खुदा का, अब देखिए ना, जब आप अपना प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा बढ़ा देते हैं, पार्लियामेंट हाउस का खर्चा बढ़ा देते हैं, जो गैर जरूरी था, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस का क्यों नहीं वो कम हो सकते खर्चे? ये सिंबॉलिक है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंबलिज्म होता है कि जी हम जो है अपनी बेल्ट टाइट कर रहे हैं। वो जो होता है ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। खालिद साहब, तो वही जज्बा हमें आप चाहिए। दिफाई बजट पर कोई कमेंट देना चाहेंगे? देखिए, ये पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, मिलिट्री के वॉर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, थ्रेट को एनालाइज किया जाता है, उसकी रोशनी में बैकवर्ड ट्रेवल किया जाता है। और ये नहीं होता कि पहले आप बजट बढ़ा के सोचें कि हमने क्या लेना है। पहले इसको कहते हैं फोर्स गोल सेट करना। जैसे पाक फ़िज़ाइया ने बहुत इकोनॉमिकल काम किया, सेल्फ जनरेशन की, इंडिजीनियस डेवलपमेंट की। हमने फोर्स गोल पहले सेट किए कि कितने सालों में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, नंबर 1, और क्यों पहुंचना चाहते हैं, नंबर 2, और कैसे पहुंचना चाहते हैं, नंबर 3। बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो महमूद चिश्ती साहब, वक्त की कमी है। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हमने सिफारती मामलात से लेकर मॉडर्न वॉरफेयर पर सहर हासिल गुफ्तगू की है। डॉक्टर मलिहा साहिबा ने दुरुस्त कहा कि भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए हमें एक ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी। अब सिर्फ कश्मीर का नाम लेना ही काफ़ी नहीं होगा। कश्मीरियों पर कई दिहाइयों से जारी मजालिम और हक तलफियों को अब ख़त्म होना होगा। साथ ही हमने ये भी बात की कि जदीद जंगों में टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत है। पाकिस्तान को इस महाज पर भी तवज्जो देना होगी। हमारा दीन भी हमें हर मौके में खूब से खूब तैयारी करने का हुक्म देता है। इसके साथ ही सिचुएशन रूम से दीजिए इजाज़त। अपनी मेज़बान मिसबा लगारी को अल्लाह निगहबान।